अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट पैनल के साथ और नए मौजू के साथ हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो, ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के भी कान खड़े किए जा सकें। जो वो निशानी हम करते हैं उस पर अगर वो अमल करें तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। नाज़रीन, आज के हमारा जो मौजू है वो है सोलर पैनल, उससे अलाइड प्रोडक्ट पे टैक्स, जो कि IMF के कहने पे उन्होंने मुकम्मल टैक्स 17% फ्लैट रेट रख दिया है, जो कि इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पे उन इंडस्ट्री को जो प्रमोट हो रही हैं, जो अपने पाँव पे चलना शुरू कर रही हैं और जो इस वक्त इस मुल्क की अहम ज़रूरत है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि एनर्जी क्राइसिस इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है। ना सिर्फ उसके लिए हम अक्सर डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर से उसकी मैनेज करते हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत से क्राइसिस हैं कि उससे हर चीज़ बढ़ जाती है। हम ये चाहते हैं, हमने जो आज पैनलिस्ट बुलाए हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम डे वर्किंग में इसको लगाया जाए, उस पर जो टैक्स लगाए गए हैं उसको उससे छूट दीजिए, वेव ऑफ किया जाए। तो नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद फ़हीम अशरफ साहब, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एनर्जी एसोसिएशन के 2020 और 2021 में थे। आजकल ये स्पोक्समैन हैं और हेड ऑफ चैप्टर हैं इस्लामाबाद के। मेरे दूसरे मेहमान आमिर हुसैन साहब हैं, जो कि टेस्टा इंडस्ट्री के एक जानी पहचानी इंडस्ट्री है जिसने बहुत काम किया है एनर्जी के हवाले से, और ये सबसे बड़ा काम इनका ये है कि ये सोलर पैनल ख़ुद बनाते हैं। इनको भी शिकायत है कि ना सिर्फ इंपोर्ट पे सेल टैक्स लगा दिया गया है बल्कि रॉ मटेरियल पे भी सेल टैक्स लगा दिया गया। इनसे शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे और ये पहुँचेंगे कि कोशिश करेंगे हुकूमत कान धरे, इनकी बात सुने। स्टेक होल्डर को साथ रखना चाहिए जब भी कोई एनर्जी या इकनॉमिक पॉलिसी आप बनाते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं शाहजेब मोहम्मद शाहजेब साहब, जो कि इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडिंग करते हैं और बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन जो एनर्जी के हवाले से होते हैं, पैनल के हवाले से होती हैं, उसको करते हैं। बड़े एक्सपर्ट हैं और इम्पोर्टर भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू होगी। ये सारा मौजू आज हमारा इसीलिए कि सोलर एनर्जी जो इस मुल्क की बहुत अहम ज़रूरत है और बहुत से क्राइसिस से निकाल सकती है, अगर हुकूमत उस पर तवज्जो दे, इसकी बात को सुने, ना कि सिर्फ टैक्स लगा के अपने अखराजात पूरे करते जाए। लेकिन अगर एक तरफ से अखराजात कम होंगे तो दूसरी तरफ से बहुत से हमें एडवांटेज मिलेंगे, बहुत से फीचर ऐसे होंगे जो हमारी कौम के लिए और ख़ुद हुकूमत के लिए जो इन क्राइसिस में निकलना चाहती है इससे निकल सकेगी और आवाम को भी सुख का सांस मिलेगा। जी फ़हीम साहब, क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी है क्या, इसके पैनल क्या है? सोलर एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी है पाकिस्तान में, और 2007 में जब एनर्जी क्राइसिस आया था उसके बाद डीजल और जनसेट के बाद अल्टरनेटिव एनर्जी पूरी दुनिया में फैल रही थी। तो 2010 के ऑनवर्ड सोलर एनर्जी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना शुरू हुई, और इसको ज़्यादा बूम नेट मीटरिंग के बाद मिला, और ये 2017 ऑनवर्ड उसका एक अच्छा पोटेंशियल था। काफ़ी कंपनीज़ ने शुरू में जो इंपोर्ट किया और लोगों को समझाना शुरू किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, क्योंकि शुरू में जब हम लोगों को समझाया करते थे कि सोलर एनर्जी से आप अपना घर चला सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, और उस टाइम कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोगों को उस तरफ माइल करने में वक्त लगा। जब वो लोग माइल होना शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट लेना शुरू होगी, काश्तकारों को फ़ायदा होना शुरू हो गया, तो उस टाइम अभी हमारा पाकिस्तान में अमूमन 3 से 4% से ज़्यादा सोलर अभी इम्पैक्ट नहीं हुआ, लोग उसमें कन्वर्ट नहीं हुए। तो अब गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा टैक्स लगा दिया गया है जो कि लोगों को डिस्कनेक्ट बात करते हैं। मैं आमिर साहब से पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ओवरऑल एनर्जी में आपका क्या शेयर है सोलर एनर्जी का? पाकिस्तान की जो पावर प्रोडक्शन है उसके अंदर तो 2% के करीब पहुँच गया है। ठीक है, ये IPP मोड की बात हो रही है, और घरों को अगर आप देखें तो 3 से 4% इस वक्त घर पाकिस्तान के जो हैं वो सोलर पे कन्वर्टेड है। इसमें बड़ा शेयर जो है वो गवर्नमेंट और डोनर्स जैसे वो लोग, वो उनका शेयर है, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। इसके अलावा नए IPPs इस वक्त कोई ऐसे पाइपलाइन में नहीं है सोलर की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास 40,000 मेगावाट कैपेसिटी बन चुकी है। हमारी ज़रूरत 28,000 की है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी तो हमारी हर चीज़, जैसे हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो क्या हमारे यहाँ भी वो ज़रूरत नहीं है? इस दफ़ा तो ये आपका जो सवाल है ना बड़ा रेलेवेंट हो गया कि गैस चूँकि शॉर्टेज रही, तो इस दफ़ा पाकिस्तान की हीटिंग 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पे हुई,
गैस अवेलेबल नहीं थी। कुकिंग भी कुछ इलेक्ट्रिकल पे जा रही है, लेकिन अभी हम 100% उस तरफ नहीं जा रहे। हमारी आदतें गैस पे के इस्तेमाल की काफ़ी। हम सब आपसे तो बड़ी सेहत हासिल गुफ्तगू होगी, अब बड़े पॉइंट उठाएंगे जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं और कुछ आपकी तरफ से आ रहे हैं, और स्पेशली आवाम को बहुत सख्त ज़रूरत है एनर्जी की, मुख्तलिफ ज़राए से आ रही है, लेकिन जो आपका सोलर सिस्टम है वो बहुत कारआमद है और बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर आवाम समझे तो। शाहजेब साहब, आप क्या समझते हैं कि इसको जो इम्पोर्ट की पॉलिसी बनी है काबिल कबूल है, IMF के ज़ेर साए जो बनी है? उससे ये होगा कि तकरीबन जब 20% ऑफ टैक्स लगा देते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी 20% जो है प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। जब इंपोर्ट भी अपने टैक्स लगा दिया तो 20% आपकी वो चीज़ वैसे ही महंगी होगी है, तो वो जाके एंड यूज़र पे कोई 25-27 के करीब जाके परसेंटेज में वो आपको समझे कि रेट आपका बढ़ जाएगा। सही, जिससे जो हुकूमत ये सोचती है कि 200 मेगावाट तक जो है वो लग्जरी लोग जो लगा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये सारा लग्जरी इक्विपमेंट है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये टोटल जो है उसका 5% भी नहीं बनता जो अभी तक सोलर इंस्टॉल हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इससे डेफिनेटली उन लोगों तो वैसे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा जो लग्जरी में थे, तो इससे जो हिट होगा वो गरीब तबका ही होगा। फ़हीम साहब, ये बताइए, जो हम तेल की मद में एक अच्छा खासा ज़र मादा बाहर भेजते हैं, इससे कितनी बचत हो सकती है सोलर एनर्जी के हवाले से? लेकिन जी तेल है ये रेकरिंग कॉस्ट है, आपने हर साल उसको मंगवाना है। ऐसे ही है। जो सोलर जो है, जो कि हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो आप एक अच्छा सिस्टम जब लगाते हैं तो 3 साल में वो एवरेज कॉस्ट पे कर लिया करता था, ठीक है। और 25-30 साल तक वो उसने ठीक चल रहा है। तो आपका जो, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखें, और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी हैं, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट जैसी कंपनीज जो कि ऑयल रिच हैं, वो सारे सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि ऑयल के कुएं जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है वो सोलराइज्ड हो रहे हैं। क्योंकि वो अपनी जो इनपुट कॉस्ट है, जो तेल की जो कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान है, और इसमें एक तो एनर्जी आपको सोलर के थ्रू फ़ौरन मिल जाती है, और आपकी जो ओपेक्स कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। आम साहब, ये बताएं, हमारा मुल्क चूँकि ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी का दिन होता है, महीने ज़्यादा गर्मी के होते हैं, तो हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फ्रूट हमें दिया हुआ है इस हवाले से, तो हम कितने महीने इसको यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, इसको मैं आसान लफ्ज़ों में इस तरह कह देता हूँ कि 1 किलोवाट अगर आप सोलर लगाते हैं तो तकरीबन 1300 यूनिट साल में वो प्रोड्यूस करके देते हैं। ज़ाहिर है सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, गर्मियों के बड़े होते हैं, इसी तरह टेम्परेचर का और लोकेशन का डिपेंडेंट होता है, लेकिन एवरेज आप समझें कि 1 किलोवाट सोलर लगा के आप सालाना 1300 यूनिट या महीने के आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 500 यूनिट की बात करते हैं तो कितना खर्चा एक आम घर पे पड़ता है या एक आम सनती यूनिट पे पड़ता है? घर को आप तकरीबन 5 किलोवाट या एवरेज 10 किलोवाट, ठीक है, AC चलाते हैं तो 10 किलोवाट, या एक कनाल का घर है तो 10 किलोवाट में जाएगा, और अगर छोटा घर है तो 5 किलोवाट का नॉन AC लोड चलाएगा। 5 किलोवाट का एवरेज सिस्टम, ग्रिड टाई सिस्टम 5 लाख का कॉस्ट किया करता था तकरीबन, जो इस टैक्स के बाद अब 6 लाख का हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ करेक्शन कर दूं कि 17% नहीं है, 17% 20% सेल्स टैक्स है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड कॉस्ट पे 3% एडिशनल सेल्स टैक्स। ठीक हो गया, 20%। तो ये कोई 20.7% का इफेक्ट आएगा इंपोर्टर को। सही। लेकिन एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए कि इंपोर्टर फिर ये होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर एंड यूज़र को बेचता है। तो जैसे शाहजेब साहब ने फरमाया कि वो उसकी जो नेट इफेक्ट आएगा वो कोई 25 से 27% आएगा। ठीक हो गया। अपना आमिर साहब, आपसे बात करते हैं पैनल के हवाले से, चूँकि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो इस पर बात करेंगे कैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और क्या इन्वेस्टमेंट की और इसका रिस्पांस क्या है। लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्त का। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की, हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार, हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे, मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो, तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है।
बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज़ कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वेलकम बैक नाजरीन। आज की हमारे जो पैनल थे मोहम्मद फ़हीम अशर साहब, जो कि वाइस चेयरमैन 2020-2021 पाकिस्तान सोलर एनर्जी के, और इस वक्त तर्जमान है पाकिस्तान सोलर एनर्जी के इस्लामाबाद चैप्टर के। दूसरे हमारे मेहमान आमिर हुसैन साहब हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टेस्ला सोलर के। टेस्ला सोलर इंडस्ट्री इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम है और बड़ा काम किया इन्होंने हर हवाले से जो एनर्जी की बचत हो सकती है, और लोगों को राग़िब किया। ना सिर्फ राग़िब किया बल्कि इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, तो शायद अब भी देते हैं, ये खुद ही बताएंगे। और हमारे तीसरे मेहमान शाहजेब साहब हैं, जो उसके स्पार्क इंडस्ट्री के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इंपोर्टर हैं, इंस्टॉलेटर हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की, और इस तरह का इनका बड़ा काम है। ये तीनों चारों शोबे मिल के एक एनर्जी को बूम आ रहा है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि ये टैक्स क्यों ज़रूरी था। क्या हम हर बात IMF से डिक्लेरेशन लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, या कुछ अपने फैसले खुद भी करेंगे। जी बात शुरू थी आमिर साहब, पैनल जब आपने शुरू किए तो क्या माहौल था, उस वक्त क्या स्कोप था, क्या इंडस्ट्री थी? हमने 2013 में पैनल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और उस वक्त तक पाकिस्तान में सोलर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नया था, इतना क्लियर नहीं था। नहीं क्लियर था, और एक आध कंपनी और बना रही थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। हमने उस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया, और लेकिन हम 5-6 साल तक गवर्नमेंट से लड़ते रहे कि हमारे रॉ मटेरियल पे टैक्स था और फिनिश प्रोडक्ट फ्री थी, जिसकी वजह से हम कंपेटिटिव हो ही नहीं पाए। हमारा प्लांट तकरीबन 50 मेगावाट कैपेसिटी का था, और उसका हमारा ख्याल था कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएंगे। 2 साल बाद हमने दोबारा उसको रिवैम्प किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लेके आए। फिर उसके बाद हमने मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट ड्रॉप कर दी, क्योंकि 6-7 साल तक कम्पीट करना अगेंस्ट ज़ीरो ड्यूटी मुमकिन नहीं था। बिल्कुल ठीक। हमने उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाई जो कि सिर्फ इस मुल्क की ज़रूरत थी, इसी में इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, और मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें सरकारी, नीम सरकारी, अस्करी शोबों को भी हमने हेल्प किया। आमिर साहब, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना ये भी चाहूँगा कि आपने कुछ अर्सा पहले, जो मेरे इल्म में है, आपने फ्री ट्रेनिंग शुरू की थी, जो भी बचाए यहाँ से ट्रेनिंग ले और अपना काम शुरू, वो थोड़ा सा हाल अहवाल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, हम लोग चूँकि नई टेक्नोलॉजीज़ में हैं, और जब हमने स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के अंदर सोलर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो सोलर टेक्नोलॉजी को सही प्रमोट करके स्टडी करवा देता हो या ट्रेनिंग देता हो। सो हमने एनुअल स्कूल जी डेवलप किए, और उन लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, पैनल पे भी, इंस्टॉलेशन पे भी, इन्वर्टर्स पे भी, इन्वर्टर रिपेयर पे भी, ताकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी बेरोज़गारी के खात्मे के लिए एक अहम इक़दाम किया आपने। जी, हमारा चूँकि ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक कि अच्छे इंस्टॉलर अवेलेबल ना हो। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी नई थी, तो ये हम हर जो भी नई डेवलपमेंट करते हैं उसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका एक पार्ट एंड पार्सल होता है। बिल्कुल ठीक है। शाहजेब साहब, आप बताइए, आप क्या इंपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग में क्या, और इंस्टॉलेशन चूँकि बहुत बड़ा इशू है हमारे लोगों का, वो समझते हैं कि पैनल तो सस्ता मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन बहुत महंगी पड़ी। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि इंस्टॉलेशन कैसे बेहतर से बेहतर हो सकती है। देखिए, बेसिकली तो ये है कि जो सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं, जो इंस्टॉलर कंपनीज़ हैं, अगर तो कस्टमर उसकी तरफ जाता है तो फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो वैसे भी जो पहले था इंस्टॉलेशन की कास्ट ज़्यादा होती थी, अभी यानी कि पिछले 2-3 साल में ही उसकी कास्ट थोड़ी सी बेहतर हुई थी, जो कि भी टैक्स लगने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो वहीं पे रहेगी, डेफिनेटली वो भी ऊपर चली जाएगी। सही, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो हम कर रहे हैं, हम तो बेसिकली इन्वर्टर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ग्रिड टाई इन्वर्टर्स होते हैं जो नेट मीटरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका ऑलरेडी हमारे पास डाटा भी सारा मौजूद है। जो मैंने पहले भी बात की है कि जो गवर्नमेंट ये समझती है कि ये 2300 मेगावाट अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है, तो 2300 मेगावाट जो हुआ है वो लग्जरी में तो नहीं गया, वो तो उसमें से सिर्फ 200 मेगावाट जो है लग्जरी को मिला है। सही जी। जो है वो
मैं इस पे बात करूँगा, ज़रूर करूँगा, जो कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि नेट मीटिंग होगी तो आवाम को रीच मिलेगा। फ़हीम साहब ये बताइए कि आपने मार्केटिंग में MS की है, जी जी। तो सोलर के हवाले से आपने क्या मार्केटिंग की, इस मुल्क के क्या असासे आपने बेहतर बेचे हैं तरीके से कि सोलर लोग ख़रीदें और सोलर की तरफ आएँ? मेन कंजप्शन मोटिवेशन क्या है सोलर की? बेसिकली जब मैंने शुरू में सोलर पे काम करना शुरू किया था तो हमने सबसे पहले कॉस्ट पर लीटर वाटर हमने सोलर ट्यूबवेल किसानों के लिए किया था। हम ये कहा करते थे कि अगर एक किसान है वो पानी निकालता है तो वो डीजल से निकालता है या बिजली से निकालता है तो उसकी एक कीमत है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस टाइम हम न सिर्फ फार्मर्स को, ये ऑन ग्रिड सिस्टम को और छोटे DC सिस्टम को हम कॉस्ट के ऊपर लेके जाते हैं, और उसी को बेसिकली इस टाइम जितनी सोलर कंपनीज़ हैं वो बेसिकली एक हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही, वो इसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और वही हमने मार्केटिंग की है तमाम सेगमेंट्स के अंदर। आप DC सिस्टम ले लें, होम सिस्टम ले लें, इंडस्ट्री ले लें, तो उसमें तमाम कंपनीज यही प्रमोट कर रही हैं और इसी पे मार्केटिंग कर रही हैं कि ये बेहतर सोल्यूशन है बिजली और डीजल के मुकाबले। आमिर साहब ये बताएं कि एक तो हमें हमारे नाज़रीन में बताएं कि आपकी जो इंडस्ट्री है टेस्ला, इसका वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसको जॉब कर रहे हैं और कितनी इस मुल्क की जो ज़रूरियात पूरी करने में आप? जैसे मैंने अर्ज़ किया हमारे टोटल खैर जो लोगों का वर्कफोर्स लेवल है वो तो कोई 300 के करीब है, लेकिन स्प्रेड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक हो गया। हम इस मुल्क की जो नीश मार्केट है उसको टारगेट करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि बलूचिस्तान के और सदरन पंजाब के सही मानों में जो रूरल एरियाज़ हैं सही, वो हमारी टारगेट मार्केट होती थी, और इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा ऐसे घरों को हम रोशन कर चुके हैं जिन्होंने कभी रोशनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था सूरज उतरने के बाद। और इस वक्त भी हमारे प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में चल रहे हैं। ऑफ ग्रिड हम लोग फाटा में माइक्रो ग्रिड्स लगा रहे हैं। ये वो सारे हैं जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगेन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम कंपेटिटिव हो नहीं पा रहे सही इंपोर्ट्स के अगेंस्ट, क्योंकि पहले ही टैक्सेस थे। लास्ट ईयर बड़ी मेहनत से हमने वो रॉ मटेरियल पर टैक्स ख़त्म करवाए थे, लेकिन अभी 15 तारीख को फिर शुरू हो गया दोबारा वही सेल्स टैक्स। तो इस वक्त भी हमारी शिपमेंट्स पड़ी हैं जो क्लियर। लेकिन आमिर साहब वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में कहा था कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आरिफ अलवी साहब जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, उन्होंने भी ये कहा था कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर रातों रात क्या हो गया कि टैक्स लग गया? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम लोग सारे चूँकि इससे पहले भी उनको अप्रोच किया था कि ये ऐसा शोबा है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। आपका विजन है कि 2030 तक आप 30% पावर जो है वो ग्रीन पे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर आप टैक्स करेंगे तो 2 चीज़ें उसमें नुकसान देंगी। एक तो ये कि आपका 50-60% प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो आप एक जेब से टैक्स निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे होंगे, तो नेट रेवेन्यू गेन नहीं होगा कोई। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ जाएगी। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो आज मैं अगर 1 मिलियन में एक चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ तो 20% और ऐड करूँगा, सही, तो वो वही एक कंपोनेंट बनाने पाऊँगा। आमिर साहब ये हुकूमत ये नहीं समझती कि फ्यूल पे जो हम पे करते हैं, डॉलर पे करते हैं, अगर इसको हम प्रमोट करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर आप इंपोर्ट बिल जो है, जी, हर सोलर में जो इंस्टॉल हो रहा है उसके बदले गवर्नमेंट को फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता IPP को रन करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या मुसलसल फ्यूल इंपोर्ट करना है और उस पर डॉलर रोज़ ज़ाया करने, या आप एक दफ़ा 10 किलोवाट के लिए इंपोर्ट करने पे खर्च कर लेंगे और उसके बाद 20-25 साल तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बड़ी स्ट्रेट लॉजिक है। नाज़रीन, आमिर हुसैन साहब बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर हर जगह पे जहाँ पे यूनिट लगेगा सोलर का, वहाँ पे आपका फ्यूल चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे, आपका फ्यूल बिल जो है, इंपोर्ट बिल जो है वो कम से कम हो जाएगा। तो बड़े फ़ायदे की बात है। लेकिन क्या वजह है, मैं समझ सकता हूँ, ये खुद समझ सकते हैं, आम आदमी समझ सकता है। तो हमारे वज़ीर ख़जाना और हमारे वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब, सदर अलवी साहब, जो कि खुद ये चाहते हैं कि फ्यूल बिल जो है वो कम से कम हो, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है और उसकी कीमतें भी इंटरनेशनल सतह पर बढ़ती चली जा रही है। गुफ्तगू का सिलसिला आमिर साहब से दोबारा शुरू करें जहाँ से कता हो रहा है, लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक़्त का, कहीं मत जगह सिविल्स। जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को
कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल। स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आज की गुफ्तगू हमारी एनर्जी क्राइसिस पे है और उस पर टैक्स क्राइसिस पे है। चूँकि हुकूमत ने रातों रात बिल लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जबकि उन्होंने अपनी तकरीर में इसका जिक्र नहीं किया था। उससे चंद दिन पहले आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा था कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर ये क्या वजूहत थी? ना सिर्फ इम्पोर्ट भी लगा दिया बल्कि रॉ मटेरियल भी लगा दिया। चूँकि अवाम ये कहते हैं कि मिर्चें तो इधर पैदा होती हैं, गन्ना तो इधर पैदा होती है, तो इन पर बिल क्यों लगाया गया, इन पर टैक्स क्यों लगाया गया? लेकिन वही पॉलिसी अपनाई गई कि रॉ मटेरियल पे भी, जो कि मैन्युफैक्चर पैनल करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। हम खुद कफील हो रहे थे पैनल के हवाले से, लेकिन ये सिलसिला फिर रुक जाएगा और ये कीमत बढ़ जाएगी। ला महला इसका असर आवाम पे पड़ेगा। जब आवाम पे पड़ेगा तो इसकी सेल कम होगी, सेल कम होगी तो हुकूमत पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल जो है ऑयल के हवाले से बढ़ता चला जाएगा। जी आमिर साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव टेस्टा इंडस्ट्री के, तो आप बात कर रहे थे। जी, मैं इस पर अर्ज़ कर रहा था कि ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि एक तो आईटी के इक्विपमेंट पे नहीं लगा रहे और दूसरा सोलर को नहीं लगा रहे। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 15 तारीख को एक्चुअल ई बॉक्स सिस्टम पे लोगों ने अपनी फाइल करनी शुरू की एंट्रीज, तो वहाँ पे दोनों टैक्सेस शो। आमिर साहब ये बताइए कि रॉ मटेरियल में आप कैसे मुतासर हुए हैं और क्या क्या चीज़ उस पर ज़्यादा इफेक्टिव हुई है? असल में इसमें 2 क्लॉजेस थी, 14 और 14A। 14 डील करता है फिनिश प्रोडक्ट को और 14A डील करता है जो उसके रॉ मटेरियल या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस पूरे सीरियल को ही ओमिट कर दिया, 14, 14A और 15। मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, बल्कि अपनी मालूमात के लिए पूछना चाहूँगा, कितना रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं और कितना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं पाकिस्तान में? इस वक्त चूँकि ये मैंने अर्ज़ किया कि नई टेक्नोलॉजी है, तो तकरीबन 65% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। ठीक हो, 35% वैल्यू एडिशन हम लोकल करते हैं, जिसमें कि एलुमिनियम केसिंग है या उसकी असेंबलीज हैं, बाकी चीज़ें। ठीक हो गई। यानी ये टैक्स जब बढ़ जाएगा, जैसे आपने कहा कि 20.7 इस पर टैक्स लागू हो जाएगा, और ये कीमत तो लामला कहाँ चली जाएगी? जी, मिनिमम 25-26% का कॉस्ट होगा। तो पे बैक जो पहले 3 साल में हो रहा था 4 साल में हो जाएगा। वो लोग जो 10 लाख में अफोर्ड कर सकते थे, अब वो शायद उसमें से कुछ लोग छोड़ देंगे। तो हम समझते हैं कि इसका नेट इम्पैक्ट 50% रिडक्शन होगा बिजनेस में। तो आमिर साहब, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और आपकी जो पाकिस्तान सोलर एनर्जी एसोसिएशन है, वो क्या किरदार अदा करिए? कोई मीटिंग हुई आपकी हायर अथॉरिटी के साथ? हम हायर अथॉरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं मीटिंग करने की, टाइम ले रहे हैं मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कोशिश कर रहे हैं।
چیمبرز نے 3 دن پہلے اسلام آباد چیمبر نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی, اپنے کنسرنز بتائے, اور تمام چیمبرز نے کراچی, فیصل آباد, لاہور, تمام چیمبرز نے اپنے اپنے لیول پہ یہ کوشش کر رہے ہیں. چونکہ ابھی تو بل سینٹ میں گیا ہے, سینٹ میں سے ابھی پاس ہونا ہے, تو اس سے پہلے پہلے کوئی پریزیڈنٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ کی؟ آج شاید پاس ہو گیا ہے, ابھی مجھے اس کی اطلاعات نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ سے یا کم از کم انرجی منسٹر سے ضرور ٹائم لیں اور اپنا ریزرویشنز ان سے شیئر کریں. شاہزیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں اس وقت انسٹالیشن کے اندر ٹیکس کے حوالے سے, اور اس طرح جو امپورٹ ایٹم آپ کرتے ہیں اس پہ کیا آپ کو پرابلم آ رہے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں, وہ عوام کے ہیں اور حکومت کے ہیں؟ دیکھیں یہ بیسیکلی نیٹ میٹرنگ میں یہ سسٹم انسٹال ہوتے تھے. آپ اگر فگرز اٹھائیں 2016 یا 17 کی, تو نیٹ میٹرنگ اس کنٹری میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو 2017 یا 2018 کے بعد جو ہے نیٹ میٹرنگ پہ لوگ آئے, تو جب ان کی اپروچ میں وہ کاسٹنگ آئی تو وہ ابھی جا کے انہوں نے اپنے سارے بجٹس بنائے اور اپنے فنڈز اکٹھے کیے, تو وہ انہوں نے سولر سسٹم لگانے شروع کیے. اب ڈیفینیٹلی کہ ایک بندے کی جیب میں اگر وہ 1 ملین ہے تو وہ 3 لاکھ روپیہ اور تو کہیں سے نہیں لا سکتا, کیونکہ ایک پے والا بندہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایک سسٹم لگانے کے لیے ایک بجٹ مینیج کرتا ہے, تو وہ پھر 6 مہینے اور اس کے اوپر سوچے گا. ایسی ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اوور آل جو ہے وہ چیزیں یہ کم ہوتی جائیں گی, سولر سے جو ہے لوگ دور ہوتے جائیں گے. یعنی کہ یہ وہی کنسیپٹ آ جائے گا جو 2016 یا 2017 میں تھا کہ سیدھا لوگ اس سولر کو یوز کرتے تھے. بالکل صحیح. فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری معلومات کے مطابق ورلڈ بینک بھی کوئی ایسے اس میں شیئر کرنا چاہ رہا ہے ہوم ہاؤسز کے حوالے سے, ہوم ہولڈ پروم جو لے کے آ رہے ہیں. بیسیکلی جو پاکستان میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں, یعنی فارن فنڈنگ ہوتی ہے. فارن فنڈنگ ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہم آپ کے جو گورنمنٹ کا یہ ٹیکس لگنے کی وجہ سے 2 باتیں ہوئی ہیں. آپ پہلے کہتے ہیں ورلڈ بینک کو رپورٹ کرتے تھے, یو ایس ایڈ کے FW کے پروجیکٹس تھے, ٹھیک ہے, کہ جی ہمارے فلان جیسا سر نے بتایا بلوچستان میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ایکسیس ٹو انرجی کے پلیٹ فارم کے اندر اور لوگوں کے لائیولیہوڈ کے اندر وہ فنڈنگ کرتے تھے. صحیح. اب آپ کا وہ بتائیے گا کہ ناظرین کو کہ کتنی فنڈنگ اس وقت متوقع تھی ہاؤس ہولڈ کے؟ سر میں آپ کو 2 پروجیکٹس ہیں جس سے میں ریلیٹڈ ہوں, وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ جو ورلڈ بینک ہے وہ صرف سندھ کے اندر $100 ملین انویسٹ کر رہی ہے, اور جو ان کا جو چھوٹا کمپوننٹ ہے سولر ہوم سسٹم, اس کے اوپر وہ $20 ملین انویسٹ کر رہے ہیں, جس سے آپ کے 2 لاکھ لوگوں کو انہوں نے سولر ہوم سسٹم. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں, 2 لاکھ غریب لوگوں کو فائدہ ہونا تھا. جی یہ چھوٹے ہیں جن کا جہاں پہ گریڈ نہیں ہے. یہ 74 ایئر سے آپ 74 ایئر سے پاکستان گورنمنٹ ان کو ایکسیس ٹو انرجی نہیں دے سکی تھی. ٹھیک ہے, یہ سندھ کے تقریباً 2 لاکھ کسٹمر ہیں. یہ سندھ انرجی ڈپارٹمنٹ کے تحت پروگرام تھا. یہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ اچھا خاصا اس پہ امپیکٹ آئے گا. دوسرا ایک پروجیکٹ ہے پورے پاکستان میں, پاکستان مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ کا KFW کے تحت. اس میں 2.5 لاکھ ہاؤس ہولڈس کے لیے وہ سولر سسٹم دے رہے تھے, وہ بھی بیڈ گریڈ ایریا میں یا نو گریڈ ایریا میں وہ تھے. تو ان پروجیکٹس کی وجہ سے جو غریب عوام ہے جن کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی پروجیکٹس پہ ان کو جو بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کر رہے تھے ان کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا. اگر میں اس بات کو زیادہ ایلوبریٹ کروں, جو پاکستان میں اوور آل پروجیکٹ ہیں وہ 40% کے قریب جو ہیں وہ فارن فنڈنگ یا گورنمنٹ فنڈنگ کے ہوتے ہیں. اس میں تو سیل ٹیکس میں دیکھیں, فارن فنڈنگ میں اب آپ ورلڈ بینک کو یا یو ایس ایڈ کو یا ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے 2 لاکھ بندوں کو دیں اور اس پہ ٹیکس لگائیں اور دوبارہ اماؤنٹ انہانسمنٹ کے لیے, تو وہ نہیں چاہیں گے. انفیکٹ وہ سوچیں گے کہ وہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو کم کریں یا رول بیک کریں, کیونکہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ ان کو مس میچ کر رہی ہے. جو ہمارے جو ٹھیک لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں وہ 2 بلکہ 3-4 بڑے افیکٹڈ ہیں. نمبر 1 یہ جو غریب لوگ ہیں جو آف گریڈ ایریاز میں ہیں, فارمرز ہیں, جو ایگری ریلیٹڈ ہیں, اور جو کنزیومر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا سیل ٹیکس کہیں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے, یہ کہیں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. ان کی بائنگ کیپیسٹی ہے نا, جو پرچیزنگ پاور کیپیسٹی ہے. میں عامر حسین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ 17 یا 20% جو آپ نے بتایا ٹیکس لگ جاتا ہے, تو اس کا
آپ ریئیکشن کیا کریں گے؟ کیا ہڑتال کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے، حکومت سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے سولر کمیونٹی جو ہے وہ کافی میچور ہے اس پرامن ہے۔ معاملے میں جی، لیکن ہم پراپر فورمز پہ اس کو ضرور ریز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سموتھلی حل۔ میں آپ کو اس کا جیسے فہیم صاحب فرما رہے تھے نا، اب جس کے پروجیکٹ، کیونکہ ہم فائنینشیل ایئر کے درمیان میں ہیں، صحیح، جو ٹینڈرز اوریجنیٹ ہوئے اور اب ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، وہ لوگ 20% یا 22% کیسے اکاموڈیٹ کریں گے؟ ایکسٹرا پے نہیں کریں گے جی، گورنمنٹ ان کو نہیں ریز کرے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا جو میجر فیکٹر آئے گا نا، اس میں بہت سارے چھوٹے طبقہ کے جو انسٹالر ہیں وہ ہم سے اکوپمنٹ یا پارٹس شاید صاحب سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انسٹال کرتے ہیں۔ صحیح، یہ وہ الیکٹریشین لیول کے یا اس لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا روزگار چلایا ہوا ہے۔ صحیح، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فائلر ہوگا، نہ ہی اس پہ فائلنگ بنتی ہے، کیونکہ سولر کے اکوپمنٹ پہ انکم ٹیکس نہیں ہے، تو دے آر ناٹ رجسٹرڈ ود دیم۔ صحیح، جب ہم سولر سیلز ٹیکس کی بات کریں گے تو وہ ساروں کو ہمیں ایز نان فائلر 3% ایڈیشنل چارج کرنا پے پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ یا پھر وہ کام چھوڑ دیں گے یہ والا، صحیح، تو آپ لگے ہوئے روزگار والے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیلز ریونیو ڈیفینیٹلی کم ہوگا کہ وہ جو انسٹالر پہلے ہم سے سمپل اکوپمنٹ لیتا ہے اور انسٹال کر لیتا ہے، اب وہ ٹیکس نیٹ میں آپ اس کو لائیں گے، اس کا سیل والیوم اتنا نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کی ساری لوازمات پوری کر سکے۔ صحیح۔ شاہزاد صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ امپورٹنگ بھی کرتے ہیں، انسٹالیشن بھی کرتے ہیں، تو آپ کے جو گاہک ہیں، جو کلائنٹ ہیں، ان پہ کتنا اثر پڑے گا؟ اور اگر پڑے گا تو حکومت کو آپ کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس کو کم کریں، نیگوشیٹ کریں، کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 4-5 سال سے ہمارے کنٹریز میں جو انجینئرس کی ریشو تھی، جو بالکل فری انجینئرس تھے جن کو جابز نہیں مل رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے جو تھا وہ سولر میں آئے تھے، اس کی ٹریننگز انہوں نے لی، اس کے بعد انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے، تو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ بزنس سٹارٹ کر کے تو انہوں نے اپنا روزگار بنانا شروع کیا۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ جب 25 یا 27% آپ ٹیکس پے کریں گے، پرائس انکریز کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بھی وہ شیئر جائے گا۔ تو جس طرح عامر صاحب نے بتایا کہ اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فائلر ہی نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس سے دور بھاگ جائیں گے اور ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ جی، وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ شاہزاد صاحب، بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی، گفتگو کا سلسلہ چوئے وقت ہمیں آزادی دے گا مزید اس کو بڑھا جائے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سولر انرجی اور سولر کرائسس پہ اور ٹیکس کرائسس جو آ رہے ہیں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہفتے میں ہم 2 پروگرام کریں گے۔ کوئی بھی دوست ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو دیا گیا نمبر حاضر ہے، آپ کی اسکرین سے آ رہا ہے، اس سے آپ پتہ کریں گے اور ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور اس ایشو کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے۔ جب بجلی کا بل صبح دیکھ لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح گیس کے بل دیکھتے ہیں جو آتی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا اتنا بل آتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ان سب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، چونکہ جب یہ بجلی کا بل بڑھتا ہے، گیس کے بل بڑھتا ہے، پیٹرول کا بل بڑھتا ہے، جیسے ابھی ہم ایک پروگرام کریں گے عامر صاحب کے ساتھ الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے، جو چارجنگ سسٹم یہ لگا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اس سے بھی بات کریں گے، تاکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو امپورٹ بل ہے آئل کے حوالے سے وہ کم سے کم ہو سکے، اور ڈے ورکنگ جتنی بھی ہے اس کو سولر پہ لگایا جا سکے۔ جی پلیز۔ اگر آپ گورنمنٹ واپس نہیں لے سکتی تو کم از کم منیمائز کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب 4-5 یا منیمائز کر دے یا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دے، اگلے جون تک اس کو کوئی تھوڑی سی رعایت دے دے تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ ناظرین، یہ ایسی چیز ہے جس سے ہر چیز کا بل بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر سولر انرجی آئے گی، آپ کے بجلی کا بل کم ہو جائے گا، آپ کی جو الیکٹرک وہیکلس ہیں ان کا خرچہ کم ہو جائے گا، اور اس طرح الیکٹرک چولہے وہ پروموٹ ہو رہے تھے۔ اس طرح بات کرنا چاہیں گے عامر صاحب سے گیزر کے حوالے سے، یہ بھی بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اگر چونکہ پورے پاکستان کے گیزر آن ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آنے والے گرمیاں ہیں جس پہ پورے ملک کے اندر ہیٹر آن ہو جائے، اے سی آن ہو جائیں گے، تو اس سلسلے میں جتنے پروگرام کیے جائیں کم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جو مانیٹر کر رہے ہیں آئی ایس سے ہر لے، وہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں اور حکومت کو یہ بتائیں کہ ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس ملک سے کراچی کو بھگانا ہے، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ بل، سب سے زیادہ بجٹ جو ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے وہ انرجی کے حوالے سے کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو سید آصف اجازت دیگا، اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی، ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں۔ میرا
वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज़ कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें।